नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत की आज की राजनीति भारी भूकंप और उसकी बदौलत चट्टानों की शिफ्टिंग का प्रमाण है। पिछले 3 सालों में भारत के लोगों ने पुरानी राजनीति को अरब सागर में डुबो दिया है। तभी बिना जात राजनीति वाले महानायक उभरे। नरेंद्र मोदी जात राजनीति से ऊपर उठे हुए एक हिंदू राष्ट्रवादी है। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल जात विहीन राजनीति की वजह से ही लोगों के दिलो दिमाग में छाए थे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर, देवेंद्र फडणवीस जैसे चेहरे इस बात के प्रमाण है कि नया नौजवान भारत जात छाप नेताओं की दुकान उठा देगा। किसने सोचा था कि जाट और मराठाओं का आरक्षण कांग्रेस को ले डूबेगा? महाराष्ट्र में मराठा सत्ता से ही आउट हो जाएंगे। वहां कांग्रेस ने फूले, शाहू, अंबेडकर के सूत्र में जात राजनीति का ताना बाना बुनकर दशकों सत्ता भोगी है। हालांकि आजादी के लड़ाई में कांग्रेस के तिलक से लेकर कम्युनिस्ट डांगे, हिंदूवादी सावरकर, गोलवलकर सभी ब्राह्मण थे। मराठा साहित्य संस्कृति के तमाम पुरोधा भी ब्राह्मण थे। लेकिन इन्हें प्रदेश राजनीति में इसलिए महत्व नहीं मिला क्योंकि वोट संख्या के कारण मराठा धुरी हो गए थे। जैसा महाराष्ट्र में हुआ वैसा बाकी तमाम प्रदेशों में हुआ। लड़ाई सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर बनी। तभी जात की वोट बैंक राजनीति निर्णायक हुई। राजकाज की क्वालिटी, जनता का भला और बौद्धिक समझ वाला नेतृत्व नहीं उभरा। तभी दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले भारत कछुआ चाल वाला एक पिछड़ा देश बना है। वह सिलसिला अब खत्म होता लगता है। ताजा प्रमाण 2% ब्राह्मण जात के देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है। जाहिर है जात न पूछो साधु का सिलसिला राजनीति में भी शुरू हुआ है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। एक तरफ भारतीय राजनीति में जाति का बंधन ढीला पड़ रहा है तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ और मुख्य विपक्षी दोनों पार्टियां अपना कोट जातीय वोट बैंक बचाए रखने की राजनीति कर रही हैं। दोनों पार्टियों ने राज्यसभा के लिए जैसे उम्मीदवार चुने हैं, कम से कम उन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि दोनों को सिर्फ अपने कोट वोट बैंक की चिंता है। मुलायम सिंह की पार्टी की सारी राजनीति माई समीकरण यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक की रही है। हालांकि पिछले चुनाव में उनकी पार्टी को जीत सर्जन की राजनीति और अखिलेश के युवा चेहरे की वजह से मिली थी, लेकिन उसे भूलकर पार्टी भी माई समीकरण वाली राजनीति कर रही है। इसके साथ थोड़ा बहुत ठाकुर और ओबीसी वोट सपा को मिलता रहा है। सो अपने कोटे की 6 राज्यसभा सीटों में सपा ने 2 मुस्लिम, 2 यादव, 1 ठाकुर और 1 ओबीसी उम्मीदवार दिया है। पार्टी के मुस्लिम चेहरे आजम खान की पत्नी को लगभग जबरदस्ती उम्मीदवार बनाया गया। इसी तरह मायावती उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से ही अपने दलित वोट बैंक को लेकर चिंता में है। उन्हें लोकसभा चुनाव में भी एक भी सीट नहीं मिली और उनका दलित वोट भाजपा की ओर खिसका। दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी उनका दलित वोट उनके साथ नहीं रहा। सो उन्होंने इस बार अपने कोटे की दोनों सीटों पर दलित उम्मीदवार दिए। उन्होंने राजा राम और वीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इसी वजह से नाराज अखिलेश दास ने पार्टी से इस्तीफा दिया। रिटायर हो रहे ब्रजेश पाठक को भी मौका नहीं मिला। दिल्ली में सरकार बनाने का बीजेपी का खेल अचानक एंटी क्लाइमेक्स पर कैसे पहुंचा? बताया जा रहा है कि भले बीजेपी और दूसरी पार्टियों के नेताओं को लग रहा है कि वो अचानक हुआ फैसला था, लेकिन असल में नरेंद्र मोदी ने कई दिन पहले ही इसकी प्लानिंग कर ली थी। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कह दिया था कि चुनाव की तैयारी करें। ये फैसला करने के बाद उन्होंने 31 अक्टूबर को सिख विरोधी दंगों का मुद्दा जोरों शोर से उठाया। उन्होंने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। तब तक कांग्रेस आरोप लगाती रही थी कि बीजेपी देश को बांटने वाली पार्टी है, लेकिन 31 अक्टूबर को मोदी ने यह आरोप कांग्रेस पर मढ़ा। उसके एक दिन पहले उन्होंने सिख विरोधी दंगों का शिकार हुए परिवारों को 5-5 लाख रुपए के अतिरिक्त मुआवजे का ऐलान किया। मोदी ने इस तरह से नई अकाली राजनीति की है। उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी से अकाली दल का तालमेल हुआ था, लेकिन हरियाणा में अकाली दल ने इनेलो के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। सो इस बार बीजेपी दिल्ली में भी तालमेल से इनकार कर सकती है। दूसरा शिकार अरविंद केजरीवाल की पार्टी हुई है। केजरीवाल ने सत्ता में आते ही
सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए SIT बनाई थी। इसका उनको पंजाब में फायदा हुआ था और उनके सभी 4 सांसद पंजाब से ही जीते हैं। केजरीवाल मोदी के इस दांव की काट खोजने में लगे हैं। दो राज्यों महाराष्ट्र और हरियाणा में बुरी तरह से हारने के बाद कांग्रेस की नई टीम बनाने की तैयारी चल रही है। दोनों राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे और विधानसभा में ज्यादा ऊर्जावान विधायकों को नेता बनाया जाएगा। कांग्रेस में कई नेताओं का मानना है कि दोनों राज्यों में सरकार और संगठन का तालमेल अच्छा नहीं रहा। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे और मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान दोनों बुरी तरह से फेल रहे। हरियाणा में मुख्यमंत्री ने तो किसी तरह से अपनी साख बचाई, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर बहुत बुरी तरह से पिटे हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अपने चुने हुए अशोक तंवर के प्रदर्शन से बहुत निराश हैं। सो दोनों राज्यों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में मजबूत जनाधार वाले राधा कृष्ण विखे पाटिल या बाला साहेब थोराट को विधानसभा में नेता विपक्ष बनाया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए विलास मुतेमवार का नाम चर्चा में है। वे विदर्भ के हैं। कुछ नेता अशोक चौहान को पार्टी की प्रदेश की कमान सौंपने की वकालत कर रहे हैं। हरियाणा में पार्टी ज्यादा मुश्किल में है। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह पार्टी नया जाट चेहरा पेश करना चाह रही है। उनके करीबी रहे रणदीप सुरजेवाला को विधायक दल का नेता बनाए जाने की चर्चा है। हुड्डा की विरोधी रही कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष के लिए हाईकमान की पसंद बताई जा रही है। महिला और दलित होने के नाते वे भाजपा के गैर जाट वोट बैंक में सेंध लगा सकती हैं। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे नरेंद्र मोदी ने कहा कि बनारस के लोगों ने मुझे अपना बना लिया है। मोदी ने कहा कि अपनों के बीच आने का आनंद ही कुछ अलग होता है। उन्होंने वाराणसी के लोगों से कहा कि वह उनके सुख दुख के साथी हैं। प्रधानमंत्री द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जयपुर गाँव को गोद लेने के बारे में नरेंद्र मोदी ने जयपुर गाँव में कहा कि इस गाँव से जुड़ना मेरा सौभाग्य है। मैं जयपुर गाँव को गोद नहीं ले रहा हूँ, बल्कि जयपुर गाँव मुझे गोद ले रहा है। मोदी ने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना में पैसे है ही नहीं, क्योंकि अगर पैसे होंगे तो कई खाने वाले भी आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं अफसरों के बीच बैठकर नहीं सीख सकता हूं, गांव वालों से मिलना बहुत जरूरी है। मोदी ने कहा कि गांव के लोगों के अनुभव का तजुर्बा और समस्याओं के बीच रास्ते खोजने का तरीका जनप्रतिनिधियों के लिए भी सीखने की बात है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बुनकरों के बारे में कहा कि कृषि के बाद टेक्सटाइल से सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है और टेक्सटाइल उद्योग का माहौल परिवार जैसा होता है। उन्होंने बुनकरों की स्थिति में सुधार का आह्वान करते हुए कहा कि समय के साथ चलते रहना विस्तार के लिए जरूरी है और आधुनिकीकरण के साथ ताल मिलाना समय की मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचने के बाद हवाई अड्डे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनका स्वागत किया। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के विस्तार की आधिकारिक जानकारी दे दी गई है। पीटीआई के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 1 बजे होगा। मोदी सरकार का यह पहला कैबिनेट विस्तार है। मोदी सरकार में इस समय कैबिनेट दर्जे के 23 मंत्री हैं, जबकि 22 राज्य मंत्री हैं। सूत्रों के मुताबिक जिन नए चेहरों पर चर्चा है उनमें बिहार से रामकृपाल यादव और भोला सिंह का नाम अहम है। तीसरे नाम के तौर पर शाहनवाज हुसैन का भी नाम चर्चा में है। सूत्रों के मुताबिक मनोहर पारिकर का रक्षा मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं राजस्थान से कर्नल सोनाराम, गजेंद्र सिंह शेखावत, उत्तर प्रदेश से मुख्तार अब्बास नकवी के नाम की चर्चा है। महाराष्ट्र से हंसराज अहिर और दिलीप गांधी के नाम की चर्चा है। छत्तीसगढ़ से रमेश बैस के नाम की भी चर्चा है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर ने एक निजी चैनल से इंटरव्यू में कहा है कि वो मुख्यमंत्री पद से कल इस्तीफा देंगे। पारिकर का मोदी सरकार में रक्षा मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। रक्षा मंत्री बनाए जाने की खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पारिकर ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उनसे कहा है कि यदि पेशकश की जाती है तो वह केंद्र में जिम्मेदारी संभाल लें। पारिकर ने कहा कि वह जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक पारिकर को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजा जाएगा। चुनाव आयोग ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मुआवजा मामले पर गृह मंत्रालय की खिंचाई करते हुए सवाल किया कि अगर इस संबंध में कोई निर्णय नहीं किया गया था जैसा कि सरकार ने दावा किया है, तो उसने मीडिया में आई खबरों का खंडन क्यों नहीं किया। इस मामले पर एक आदेश में चुनाव आयोग ने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से इनकार नहीं किए जाने से यह स्पष्ट संकेत गया कि वास्तव में ऐसा निर्णय सरकार की ओर से लिया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा आश्वासन दिया जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं दोहराई जाए। चुनाव आयोग ने इस मामले में 31 अक्टूबर को गृह मंत्रालय को जारी नोटिस पर उसके जवाब के बाद यह आदेश दिया। यह नोटिस मीडिया में आई उन खबरों के बाद जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि सरकार 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में सिख विरोधी दंगों में 3,325 पीड़ितों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्णय किया है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने बयानों की वजह से हमेशा विवादों में रहते हैं। जीतन राम मांझी ने अब एक नई घोषणा की है जिसे लेकर एक बार वो फिर सुर्खियों में है। विश्व तंबाकू दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने घोषणा की कि खैनी और सिगरेट के अलावा हर तंबाकू पदार्थ की खरीद और बिक्री बंद की जाएगी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना जात राजनीति का ढहना है। जनता अब सुशासन चाहती है। सत्ता में हिस्सेदारी का मोह कमजोर हुआ है। जो नई पीढ़ी है, जो जनता है, उसमें अब यह चिंता अधिक है कि राजा काम करने वाला हो, वह भ्रष्टाचारी नहीं हो, आरक्षण या चौधराहट लाने जैसी बातों पर उल्लू नहीं बनाए। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। भारत में कई समाज सुधारक जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए प्रयास करते रहे हैं, लेकिन समाज और राजनीति दोनों जगह इसकी जकड़न कमजोर होने की बजाय मजबूत होती जा रही थी। पर पिछले 3-4 साल में जाने अनजाने में इसके खिलाफ लड़ाई छिड़ गई है। अगर समाज सुधारक के नाते अन्ना हजारे इसके केंद्र में रहे तो राजनेता के नाते नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल एक धुरी बने। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव के बाद भाजपा ने जैसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया, उससे यह राजनीति एक कदम आगे बढ़ी। हरियाणा में भाजपा ने राज्य बनने के बाद पहली बार किसी पंजाबी को मुख्यमंत्री बनाया। जाट, ब्राह्मण, दलित और बिश्नोई के इर्द गिर्द घूमने वाली राजनीति को खारिज करके भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया। इसी तरह महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया। वहां की राजनीति मराठा और ओबीसी या दलित के इर्द गिर्द घूमती रही थी। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का ऐसा विरोध हुआ कि भाजपा के अपने ही नेता एकनाथ खड़से ने बयान दिया कि किसी बहुजन को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। असल में पिछले 2-3 दशक से भारत की राजनीति बहुजन की राजनीति बनकर रह गई थी। राम मनोहर लोहिया के जमाने से यह नारा चलता था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे को कई प्रादेशिक क्षत्रपों ने साकार किया। लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव, मायावती आदि की राजनीति इस नारे पर ही चली। हालांकि नीतीश कुमार और जयललिता से अपवाद भी है, जिन्होंने अपनी जात की मामूली संख्या के बावजूद अपने अपने राज्य में लंबा शासन किया। बहरहाल अब इस राजनीति के खिलाफ निर्णायक लड़ाई चल रही है। नरेंद्र मोदी उसके प्रतीक बने हैं। लोकसभा चुनाव में उनको हर जाति, समूह और समुदाय का वोट मिला, जिससे भाजपा एक अखिल भारतीय पार्टी के तौर पर स्थापित हुई है। उन्होंने जात की राजनीति करने वाले तमाम क्षत्रपों का सुपड़ा साफ कर दिया। लालू, मुलायम, मायावती, चौटाला, पवार आदि लगभग साफ हो गए। आगे जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां भी अगर भाजपा महाराष्ट्र और हरियाणा के प्रयोग दोहराती है तो भारतीय राजनीति के कई मिथक टूटेंगे। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ राज्यों में जाति की राजनीति का मिथक नहीं तोड़ा, बल्कि अपने मंत्रिमंडल में भी उन्होंने ऐसे कई मिथक तोड़े हैं। भारतीय राजनीति से यह मिथक टूटना एक सुखद संकेत है। जाति की राजनीति की वजह से राजकाज, सुशासन और विकास जैसी बातें हाशिए में चली गई थी। जातियों के क्षत्रप भावनात्मक और पहचान के मुद्दे पर राजनीति करके सत्ता हासिल कर रहे थे, लेकिन अब नई पीढ़ी की सक्रियता और समझदारी से जात की पुरानी जकड़बंदी टूटने लगी है। तेज रफ्तार विकास की चाह ने युवाओं को अच्छा, निर्णायक, बौद्धिक और सुशासन वाला नेतृत्व चुनने के लिए प्रेरित किया है। बिहार में लगातार 2 बार नीतीश कुमार की जीत इसका एक संकेत थी, तो नरेंद्र मोदी की जीत और उसके बाद 2 राज्यों में भाजपा की जीत उसके आगे की राजनीति का संकेत है। हरियाणा में जाट और महाराष्ट्र में मराठा राजनीति का मिथक टूटना बहुत बड़ी बात है। आगे भी सभी पार्टियों और नेताओं को अपने कामकाज और सुशासन पर ही वोट मांगना है। इसलिए भी बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सरकारों ने कामकाज पर जोर देना शुरू किया है, नए सिरे से अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग शुरू की है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद देश की बदली राजनीति पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना सुशासन, साफ इमेज और विकास की बनी चाह का प्रमाण है। लोगों ने ये सोचकर वोट नहीं दिया कि मेरी जात का फला नेता मंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा। उसका वोट एनाम चेहरे, एनाम जात पर, लेकिन विकास की चाह पर पड़ा। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश केसरी है। वेंकटेश जी, महाराष्ट्र में वाईबी चौहान, वसंतदादा पाटिल से लेकर विलासराव देशमुख, शरद पवार, सब ने मराठा वोट बैंक के ऊपर राजनीति की, सत्ता भोगी, लगातार शासन किया। उस नाते 2% वाले ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना क्या मतलब रखता है? व्यास जी, देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना ये दर्शाता है महाराष्ट्र का पॉलिटिकल ग्रामर चेंज हो रहा है। पहले जो होता था कि मराठा, दलित, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ ये वोट बैंक होती थी और फिर बाद में ओबीसी इमर्ज हुआ, लेकिन फडणवीस का बनना ये अपने आप में एक अलग इंडिकेशन दिखा देता है, इसलिए
कि अभी पॉलिटिक्स में वोट बैंक से आगे जाके अभी गवर्नेंस परफॉर्मेंस पे बात हो रही है। नहीं, ये नहीं, पर ये आपने महाराष्ट्र के इतिहास या महाराष्ट्र के खुद के, आप क्योंकि महाराष्ट्र के हैं इसलिए, कि तिलक हो या सावरकर हो या कम्युनिस्ट डांगे हो, पॉलिटिकल लीडरशिप में ब्राह्मण शुरुआती दौर में रहे, लेकिन बाद में एकदम मराठा की धुरी बन गई और मराठाओं ने अपने हिसाब से किया। ये कैसे क्या हुआ, क्या है इसके पीछे सब? ये गांधी हत्या के बाद में ब्राह्मण जो पहले गांव में रहते थे, खेती बाड़ी होती थी, गांव से शहर आए, शहर से महानगर आए, और जब उन्हें पता चला कि अभी इस सिस्टम में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो वो विदेश में चले गए, आईटी सेक्टर में गए। उन्होंने रिजर्वेशन की मांग कभी की नहीं, और पॉलिटिकल क्लास भी उनको कहता था ये तो सिर्फ 2% है, यानी उनका वोट क्या है, उनको जितना वोट नहीं है तो उनकी इतनी हिस्सेदारी किस लिए है। लेकिन धीरे धीरे बदल गया। बॉम्बे महाराष्ट्र में पहला शहर है जहाँ कोई किसी की कास्ट नहीं पूछता, किसी का स्टेट नहीं पूछता। मतलब ये कि जो अर्बनाइजेशन हुआ है, मुंबई का हुआ, पुणे हुआ, उसने जात वाली राजनीति को बुरी तरह तोड़ा है, ये लगता है। अर्बनाइजेशन हुआ है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये एहसास हुआ है कि कास्ट पॉलिटिक्स एक बियॉन्ड पॉइंट ज्यादा नहीं चल पाएगा। क्योंकि आपको शायद याद होगा पिछले 15 साल कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, लेकिन उस सरकार में ब्राह्मण आपको दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद में कुछ एमएलए बनाए, जाते जाते कांग्रेस ने नहीं, मतलब वो ब्राह्मण वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पहले पूरा सारा कुछ जो पॉलिटिक्स थी या गवर्नेंस थी वो शुद्ध रूप से वोट बैंक के बेसिस पर ही थी। उसमें गवर्नेंस या अच्छा राज देना या भ्रष्टाचार मुक्त देना ये बातें नहीं थी, इसलिए ये सारी गड़बड़ी हुई। मुझे लगता है जो जैसे पिछले 5 साल से जो करप्शन, गवर्नेंस, आरटीआई आया है, मनरेगा आई है, उसके बाद में लोगों में अवेयरनेस आया है। उसके अंदर कास्ट से ज्यादा किसी भी कास्ट के आदमी हो, उनको गवर्नेंस चाहिए, डिलीवरी चाहिए। ये जो भी करेगा उसके साथ लोग जाएंगे। ये आपने जब जो चुनाव हो रहे थे प्रचार के दौरान, उस समय भी मराठा बहुल इलाकों में भी या देहात में भी ये फीलिंग थी। ये देखा, इसलिए तो जो आपके महाराष्ट्र के जो चुनाव के जो नतीजा है उसके अंदर आप देखिए, वहां पार्टियां चलिए, पार्टी का नेतृत्व चला है, लेकिन कास्ट फैक्टर नहीं रहा। इसके पहले चुनाव में कास्ट फैक्टर रहता था। आपके अनुसार क्या लगता है आपको? क्योंकि ये देखिए, एक तरफ आप ये बात कर रहे हो और दूसरी तरफ 6 महीने ठीक पहले कांग्रेस हाईकमान ने बाकायदा सर्वेक्षण, तमाम बातें करके मराठाओं के लिए आरक्षण करवाया। पृथ्वीराज चौहान और इन्होंने सबने उस पर इशू बना के उस पर चुनाव को मोड़ना चाहा, तो वो फिर कांग्रेस और ये सब इसमें जनता की राय, जनता के मूड को बूझने में कैसे असफल थे? इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट देखिए, वो कमेटी के जो चेयरमैन थे वो नारायण राणे थे, वो खुद हार गए। जो आरक्षण कराने वाले थे, जो कमेटी थे वो खुद हार गए। और दूसरी, जिन्होंने मराठा और मुसलमानों के आरक्षण की बात की थी, वो कभी चुनाव का मुद्दा बना ही नहीं, क्योंकि ना कांग्रेस की तरफ से आया, ना उसका अपोज करने वाले आए, ना एनसीपी ने रेज किया, ना बीजेपी ने किया, ना शिवसेना ने किया। चुनाव के मुद्दे कंप्लीटली अलग थे। जी, तुम वेंकटेश जी, आपके अनुसार मुंबई के मंत्रालय में अब जो ये नई सरकार बनी है, नए जिस तरह के चेहरे आए, क्या लगता है कि वो भी अब सिर्फ वो पुराने जो पैरामीटर थे कि भाई उस इलाके में उस जात के या वो योजनाएं, या उसके बजाय पूरी तरह पूरे प्रदेश को लेकर गवर्नेंस पर ही फोकस बनेगा? मुझे लगता है जितना ज्यादा गवर्नेंस पे फोकस करेंगे उतनी जल्दी ये स्टेबल हो जाएंगे। जितने अंदर वो कास्ट और दूसरे फैक्टर में जाएंगे, उसके अंदर और मार खाएंगे ये। क्या ये लगता है आपको कि कांग्रेस भी वहां या शरद पवार, उनकी जो पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस है, उनको भी ये मैसेज मिला होगा? क्या लगता है, वो फील कर रहे होंगे? कांग्रेस ने थोड़ा सोचा था जब पृथ्वीराज चौहान को वहां भेजा, उसके अंदर एक अर्बन फेस, एक पढ़ा लिखा, एक फॉरेन रिटर्न, वो गवर्नेंस की कसौटी थी, वो गवर्नेंस की कसौटी थी, वो मराठा कसौटी उतनी नहीं थी। एक लॉयल्टी थी और दूसरा एक अर्बन फेस था, और जिसका कोई कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री नहीं है, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं है, बैंक में कुछ नहीं है, यानी कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा भेजा था, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। हालांकि उसके अंदर बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस थे, लेकिन ये देवेंद्र फडणवीस नहीं, उसमें ये नहीं लगता है कि क्योंकि एक तरफ आपने वो फेस भेजा और दूसरी तरफ मराठा आरक्षण किया, तो बाकी सारी कम्युनिटी और पूरा एक तरह से उल्टा मैसेज गया। बिल्कुल, ये मैसेज गया, उल्टा मैसेज गया। और एक तो कोalition था, और पृथ्वीराज चौहान अपने आप को एमर्ज नहीं कर पाए। फडणवीस के लिए एक प्लस पॉइंट है कि वो 4 बार वहां जीत के आए, असेंबली में उनको पता है, और जो बात बोलते हैं वो ठीक यानी ठेठ बोलते हैं, उसके अंदर इफ्स एंड बट्स नहीं है। तो मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स की शुरुआत है, और ये फडणवीस और वो भारतीय जनता पार्टी और जो भी उनके सहयोगी है किस तरीके से डिलीवर करेंगे पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में नया ये शुरू हुआ है। मतलब ये दौर शुरू हुआ, और उससे अभी तो फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि जो पूरा जो ढांचा था वो छिन्न भिन्न और बिखर गया। वो लॉजिक चेंज गए, वो यार्डस्टिक चेंज गए। अभी तो पॉलिटिक्स की भाषा बदल गई है, पॉलिटिक्स के क्राइटेरिया बदल गए।
क्योंकि ये जो चुनाव दिखाई दिया, नहीं तो आप कभी सोचे नहीं तो, लेकिन एक वो जो सिस्टम है, मंत्रालय का सिस्टम है, जो राजनीतिज्ञ वहाँ मुंबई का अमाल दलों का जो सिस्टम है, वो भी क्या इसके साथ अब बदल के व्यवहार करेगा, इनको सफल होने देगा, या ये वो इनके खिलाफ बुरी तरह पड़ के इनको फेल करेगा? ये किस तरीके से फडणवीस करना चाहेंगे पता नहीं, लेकिन आप तो अच्छी तरह से जानते हैं महाराष्ट्र में कॉर्पोरेट और कोऑपरेटिव सेक्टर हावी रहा है चुनाव में। वसंतराव नाईक जो पहले यानी दूसरे नॉन मराठा चीफ मिनिस्टर थे, 11-12 साल रहे, लेकिन पूरे हाथ जो थी पावर पूरी के उसका जो कंट्रोल था वो मराठा नेताओं के पास था। तो वो केवल एक प्रतीक थे नाईक, वो ओबीसी और वो जो कार्ड चला उसके प्रतीक थे, लेकिन बाकी सब चलाया मराठा ने, और उन्हें वैसा ही अब चलेगा या नहीं अब बदल जाए? अलग रहा नहीं, अब भी ये कि नीचे का जो है बीजेपी हो या बाकी उनके आगे से वो शिवसेना, ये वो उसमें मराठा ही अभी के राजनीतिक जो ढांचा है वो वही बना रहे, ऐसा संभव है या नहीं? नहीं, राजनीति में अभी कास्ट की भाषा कोई कर नहीं रहा है। हालांकि जैसा इनका चयन हुआ तो कोई रिएक्शन आनी चाहिए थी, लेकिन रिएक्शन आई वो नहीं आई, तो इसका मतलब है जनता में भी और जो सेटअप है उसके अंदर भी ये स्वीकार हो गया कि भाई गवर्नेंस की कसौटी होगी, ये मैसेज गया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो फडणवीस के लिए है कि उनके पीछे पूरी प्रधानमंत्री है, तो ये मैसेज महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी को गया, महाराष्ट्र की इसलिए पूरी तरह कायदे से गया है, और महाराष्ट्र के लोगों को गया, लोगों पे भी गया है, और जो विद इन द बीजेपी इक्वेशंस रहेगा, जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं उनके लिए भी मैसेज है। अब इनको नई पारी है, नई शुरुआत करनी है। वेंकटेश जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।